हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो ज्योग्राफी की मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है भारत में सांप्रदायिकता का विकास। तो सबसे पहले भारत में सांप्रदायिकता कैसे आई, कैसे इसका इतिहास रहा है, तो ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले सांप्रदायिकता की परिभाषा देखेंगे कि आखिर सांप्रदायिकता होता क्या है। तो सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा कोई समाज विभिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित हो जाता है। तो अपने अपने हित होते हैं सभी के, तो जिसके द्वारा कोई समाज विभिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें हम सांप्रदायिकता को देखते हैं। संकीर्ण मनोवृत्ति से इसका आशय लगाते हैं कि जो सांप्रदायिकता है वो एक संकीर्ण मनोवृत्ति है। धर्म संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्वता देती है। तो ये सांप्रदायिकता है जो केवल और केवल अपने धर्म को महत्व देती है और दूसरे धर्मों का विरोध करती है। तो सांप्रदायिकता की विचारधारा जो है वो एक संकीर्ण मनोवृत्ति है। अगर हम ब्रिटिश काल से पहले का भारत देखें तो वो हिंदू मुस्लिम एकता वहाँ दिखाई देती है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो हिंदू मुस्लिम के बीच जो है वो दूरी बढ़ने लगती है। प्राचीन काल और मध्यकाल में कोई सांप्रदायिकता नहीं थी और सांप्रदायिकता की जो उत्पत्ति है वो ब्रिटिश काल से मानी जाती है। जो अंग्रेज थे उन्हीं ने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया, क्योंकि ब्रिटिश काल से पहले कोई भी हिंदू और मुस्लिम की ऐसी सांप्रदायिकता वाली बात नहीं थी। लेकिन हमें यहाँ दिखाई देता है ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स, जिन्होंने इतिहास को ही धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया था। हिंदू काल, प्राचीन काल को इन्होंने हिंदू काल के रूप में वर्णित किया था, जबकि मध्यकाल को मुस्लिम काल और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल, तो इन तीन भागों में विभाजित किया था ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स ने। तो यहीं से दिखाई देती है सांप्रदायिकता हमें। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो 1757 से शुरू होता है और 1857 तक चलता है। तो जब 1857 का विरोध होता है, विद्रोह, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है। तो 1857 से ही ब्रिटिश का शासन भारत में शुरू हो जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, बाद में उन्हीं की उक्ति थी, उन्हीं ने कहा था कि मुस्लिम तब तक सुरक्षित है भारत में जब तक ब्रिटिश शासन है। तो जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो ब्रिटिश काल से पहले, जब भारत में ब्रिटिशों का कम बोलवाला इतना ज़्यादा नहीं था, तब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे? तो ये जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, तो वो उसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस की स्थापना हम समझ सकते हैं राष्ट्रवाद का प्रतीक था। भारत में राष्ट्रीय सक्रियता बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य को इससे खतरा था कि भारत में अगर राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य को इससे खतरा होने लगा था। तो ब्रिटिश शासन ने क्या काम किया कि भारत में अगर हम सांप्रदायिकता फैलाएंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ सकते हैं और राष्ट्रवादी प्रक्रिया है उसको हम धीमा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अंग्रेज़ों का कदम हमें दिखाई देता है सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए, वो सबसे पहले दिखाई देता है बंगाल विभाजन 1905 से। तो ये सपोज़ बंगाल है, बंगाल में पश्चिम बंगाल ये है, ये पूर्वी बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल जो है उसमें हिंदू बहुसंख्यक रहते थे और पूर्वी बंगाल जो है वो उसमें जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक में थी। तो कर्जन ने इस संख्या के आधार पर पश्चिम बंगाल को और पूर्वी बंगाल को अलग किया था। हालांकि कहा यह था कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की वजह से हमने इसको अलग किया है, लेकिन वास्तविक कारण सांप्रदायिकता का जन्म था। कर्जन या अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ा जाए तो सांप्रदायिकता फैलाई जाए। तो इसी आधार पर इन्होंने बंगाल को इस तरह विभाजित किया था जैसे कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ सकें। तो इसी तरह जब बंगाल विभाजन 1905 होता है तो इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई जाती है अंग्रेज़ों द्वारा। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो अंग्रेज़ों ने ही कराई थी 1906 में। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आता है जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को लाया जाता है। ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए एक कदम था अंग्रेज़ों द्वारा।
1916 में फिर लखनऊ समझौता होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ फिर से दिखाई देते हैं। खिलाफत आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई देती है। लेकिन 1916 का लखनऊ समझौता और खिलाफत आंदोलन एक तरह से तुष्टीकरण की नीति यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति कैसे दिखाई देती कि 1916 के जो लखनऊ समझौता था इसमें जो कांग्रेस थी उसने 1909 का जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको स्वीकार कर लिया था और बदले में मुस्लिमों से बस इतना कहा था कि आप हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा साथ देंगे। तो ये एक तरह से तुष्टीकरण की नीति थी जो यहाँ विकसित होती दिखाई देती है। 1909 का अधिनियम आया जिसमें सांप्रदायिकता का फिर से विस्तार हुआ था और 1935 के अधिनियम में सांप्रदायिकता का यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है वो कंटिन्यू होती दिखाई देती। 1937 का चुनाव होता है तो इसमें मुस्लिम लीग जो है वो 11 में से एक भी प्रांत में सरकार नहीं बना पाती है। तो फिर जब सरकार नहीं बनती है एक भी प्रांत में तो यहाँ जिन्ना को प्रतीत होता है, ये लगता है कि ऐसे तो हम कभी भी अपना जो वर्चस्व है वो भारत में स्थापित नहीं कर पाएंगे, हम अपनी सरकार ही नहीं बना पाएंगे ऐसे तो, क्योंकि यहाँ जाहिर सी बात है हिंदू बहुसंख्यक है। तो जिन्ना ने यहाँ द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत में हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग संप्रदाय ही नहीं है बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ऐसा जिन्ना ने कहा था। चौधरी रहमत अली जो ब्रिटिश के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक छात्र थे, उन्होंने 1930 के दशक में जिन्ना को एक पत्र लिखा था जिसमें पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था। जो पाकिस्तान शब्द है उसमें पी से आता है पंजाब, ए से आता है अफ़गानिस्तान, के से आता है कश्मीर, एस से आता है सिंध और TAN से आता है बलूचिस्तान। तो इन सभी को मिलाकर पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पाकिस्तान राज्य की जो है वो निर्माण करने की बात कही गई थी। हालांकि आरंभिक काल में सरोजिनी नायडू ने जो जिन्ना है उसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा था, लेकिन बाद में जिन्ना जो है वो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का विकास 3 चरणों में देखा जाता है। सबसे पहले सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, दूसरा आता है उदारवादी सांप्रदायिकता और तीसरा आता है उग्र सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद से कोई खतरा नहीं होता। सांप्रदायिक राष्ट्रवाद यानी कि एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित समान होते हैं। अगर किसी के सांप्रदायिक हित समान है तो हमें क्या करना उससे, अगर किसी के आर्थिक और राजनीतिक हित समान है तो अच्छी बात है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उदारवादी सांप्रदायिकता जब पैदा होने लगती है धीरे धीरे तो एक विशेष संप्रदाय के सांसारिक हित दूसरे विशेष संप्रदाय के सांप्रदायिक हितों से भिन्न हो जाते हैं। यानी कि यहाँ अलगाववाद धीरे धीरे दिखाई देने लगता है कि मेरे हित आपके हित से मैच नहीं करते हैं, दोनों के हित भिन्न हैं, तो थोड़ा सा अलगाववाद पैदा हो जाता है। लेकिन जो तीसरी स्टेज है सांप्रदायिकता की, उग्र सांप्रदायिकतावाद, तो इसमें एक विशेष संप्रदाय के जो सांसारिक हित होते हैं वो दूसरे समुदाय के सांसारिक हितों से न केवल भिन्न होते हैं बल्कि विरोधी होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किलें दिखाई देती हैं दो संप्रदायों के बीच। तो ये जो यहाँ इस तरह की सांप्रदायिकता है, उग्र सांप्रदायिकता, वो हमें 1937 के चुनाव के बाद दिखाई देती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ 1937 के चुनाव के बाद द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो हम क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। क्वेश्चंस पाकिस्तान की मांग से हैं, तो कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम पहले, उसके बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने 1930 में जिन्ना को पत्र लिखा था, तो उसमें पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र विचार दिया था। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का जो विचार है वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में ये कहा था। तो मुसलमानों के लिए जो पृथक राष्ट्र का विचार जो है वो मोहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया था और मोहम्मद इकबाल ने 1930 के मुस्लिम लीग के जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था तो इसमें अध्यक्षीय भाषण में ये बात कही थी। जब 1930 का मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में होता है तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इसी अधिवेशन अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। तो शॉर्ट में सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने।
सर्वप्रथम प्रथम मुस्लिम राष्ट्र, तो इसका प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। हालांकि बाद में 1937 के जब चुनाव होते हैं तो उसमें जिन्ना को जब देखता है कि 11 में से एक भी प्रांत में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, तो वहाँ से जिन्ना के मन में पृथक राष्ट्र की भावना दिमाग में आती है। नेहरू एक भक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। तो ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था ये कि नेहरू तो एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना को एक राजनीतिज्ञ बताया था इकबाल ने। 1940 के मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1940 का जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। अच्छा, ये लाहौर अधिवेशन उससे मत जोड़ना आप। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है कांग्रेस का, वो अलग है, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यहाँ हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग का जो 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि 1940 का जो लाहौर अधिवेशन है मुस्लिम लीग का, इसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की स्थापना प्रस्ताव पारित हुआ था। तो पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी, तो ऐसा प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में पारित किया गया था और द्विराष्ट्र के सिद्धांत को इसी अधिवेशन में मान्यता मिली थी। तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता मिली थी। दूसरी बात, पाक की स्थापना यानी कि पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। तो पाकिस्तान के जो सृजन का प्रस्ताव है वो 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में खलीकुज्जमा ने रखा था। तो खलीकुज्जमा नाम याद रखना आपको। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब बनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान दिवस है वो 23 मार्च 1943 को मनाया था। 23 मार्च 1943। तो 1943 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने मनाया था। तो पाकिस्तान की मांग से आप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था मोहम्मद इकबाल ने। तो मोहम्मद इकबाल का नाम आता है। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था कि भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य हो, तो ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। हालांकि प्रस्ताव रखा था एक मुस्लिम राज्य अलग होना चाहिए भारत में, तो ये इकबाल ने रखा था। लेकिन जब पाकिस्तान के एक अलग राज्य के रूप में जब एक आंदोलन चलने लगा तो इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, तो ये कथन मोहम्मद इकबाल ने कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन है कि वे द्विराष्ट्र के सिद्धांत के समर्थक थे। दूसरी बात, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन 1940 मुस्लिम लीग का जो हुआ था। फिर असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो सही बात है ये। मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी। तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। तो ये प्रस्ताव किसने रखा था? तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, तो अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खलीकुज्जमा ने रखा था। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता दी थी, तो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना को द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था। तो लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था, लाहौर अधिवेशन में।
बात ये थी जब मुसलमानों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान दिवस मनाया था तो 23 मार्च 1943 को। मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। और जो लाहौर अधिवेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। तो भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव जो है वो इसी अधिवेशन में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1940 में। और इसी अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय, टेक केयर।